गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग दो ट्रांसफार्मर रिलेटेड कंपनीज को डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड और सिल्चर टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस क्वार्टर वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको दोनों कंपनीज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। एक तो सेक्टर के बारे में जो चीज़ें हैं। इसके अलावा आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि जो टीडी पावर सिस्टम वाला वीडियो है उसको भी देखें, क्योंकि वो जनरेटर बनाता है और ये ट्रांसफार्मर वाली कंपनीज है। आपको पूरा एक्सपोर्ट मार्केट में और इंडियन मार्केट में क्या क्या थीम्स चल रहे हैं उसका एक आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दे देगा। उससे क्या होगा ना, आपको समझने में चीजें काफी आसान रहेगी। ठीक है, अब इतना कहने के बाद अब हम लोग आते हैं इस वीडियो पे। अब अभी क्या है, मार्केट में बहुत सारे चीजें चीजें चल रही है दोनों कंपनीज को लेके। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो अगेन क्या करता है, आपके ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है, मेनली आपके जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वहां पे काम करता है। ठीक है, अब इस कंपनी में देखेंगे तो अभी जैसे ये वाला क्वार्टर हुआ है, क्वार्टर टू, तो क्वार्टर टू के नंबर्स को लेके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसा क्यों हुआ है? एक तो क्या है कि जो इनका गाइडेंस था, एक जो FY 28-29 का गाइडेंस है इनका, $1 बिलियन का इनको टॉप लाइन करना है, जो कि मोटा मोटी आप देखेंगे 8,500 9,000 करोड़ के बीच में होता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप जो इस साल का इनका गाइडेंस, मतलब अगर आप निकालोगे CAGR और FY 26 के लिए नंबर्स निकालोगे तो अराउंड लगभग 3,000 करोड़ के ऊपर आता है। अब जो क्या हुआ है, इस कंपनी ने अपना इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग उस गाइडेंस को कम कर दिया है। आई थिंक 2600 करोड़ के आसपास किया है। दूसरा, इस कंपनी के साथ क्या हुआ है अभी, इनका जो आपका इबेटा मार्जिन है उसमें कमी दिखी है। ठीक है, तीसरा और क्या हुआ है इनके साथ, अभी जो आप देखेंगे ये आपका जो वर्ल्ड बैंक से इनके प्रोजेक्ट्स को डिबार कर दिया है। ठीक है, एक एक करके हम सारे 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 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। नाउ अभी क्या हुआ है, आपने देखा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है आपको, है ना। जैसे आप डायनामिक केबल्स का वीडियो देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो अभी बारिश वगैरह होता है ना। तो बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि सेक्टरल, मतलब बहुत सारे कंपनीज में ये बोला गया है कि बारिश के कारण ऑन द ग्राउंड में प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन कम हो गया है। अब ये जो कंपनी है क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, बड़े बल्कि इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको आपको रोड्स के वाया भेजना पड़ता है। जनरली अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में, मान लीजिए इनकी जो अहमदाबाद में फैसिलिटी है, वहां से कोई ट्रांसफार्मर इनको पहुंचाना है उड़ीसा के प्लांट में। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, जाने में ही, प्लांट से डिस्पैच होने में ही, साइट पर पहुंचने तक में ही 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। अब उसमें मान लीजिए रोड्स में मूवमेंट कैसा होना है, बारिश कैसी हो रही है। अब मान लीजिए इसमें आप बारिश के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, बारिश से रोड्स वगैरह जैम हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या हुआ है, इस कंपनी का H1 में हमने देखा अक्रॉस द सेक्टर बहुत सारे कंपनीज में बारिश हो रखी है। तो उसके कारण ऑन ग्राउंड जो आप साइट पे प्रोजेक्ट्स अपने ट्रांसफॉर्मर्स को लेके जाते हो, वो पहुंच नहीं पाया है। जब आपका पहुंच नहीं पाएगा तो आप रेवेन्यू कैसे रियलाइज करोगे अपने बुक्स में। ठीक है, तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा, आप देखेंगे मैंने आपको बहुत सारे रिन्यूएबल सेक्टर के जो वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन किया है कि इशू आपके सेक्टोरल थीम्स में नहीं होता है। इशू वो होता है कि क्या आपकी जो साइट है वो रेडी है कि नहीं। आप इसको बहुत सारे वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। सुजलोन का मैंने आपको बताया कि FY 25 में ऑल उनकी डिलीवरीज तो बहुत ज्यादा थी, बट कमीशनिंग ज्यादा नहीं था। तो उसी पॉइंट को आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। इनके केस में क्या हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ड्यू टू रेन्स और एनी अदर रीजन, जैसे ये PGCIL वगैरह के जो साइट्स होते हैं, पावर ग्रिड के जो साइट्स है, उसके साइट्स अच्छे से फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं थे। तो जब वही कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो आप वहां पे ट्रांसफॉर्मर लगा के क्या करोगे क्या। तो एक तो उस कारण से डिले हुआ है इनका, लगभग 80 करोड़ का वहां से इम्पैक्ट आया है। तीसरा चीज, जो इनके मार्जिन वाला क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे ना, सिंस आप देखिए, मैं आपको बहुत सारे एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को कि किसी कंपनी के पास सेक्टर में अगर टेलविंड्स है तो जनरली बहुत सारे एनालिस्ट वगैरह का क्वेश्चन होता है कि भैया आपकी ऑर्डर बुक से कमी क्यों हो रही है ना। एक तो ऑर्डर बुक का बढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टू मच ऑफ बढ़ना अच्छा नहीं है। क्यों? उसमें क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, बहुत सारे ऑर्डर्स ले लेती है अपने बुक पे, और वो अगर इशू तब हो जाता है अगर वो लो मार्जिन ऑर्डर है आपके ना। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑर्डर बुक्स, आपको साथ में ये भी देखना है कि वो क्या करेक्ट मार्जिन पे है कि नहीं ऑर्डर, है ना। तो इसके कई सारी कंपनीज कहती है कि स्ट्रेटेजिकली वो अपने ऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं ताकि वो फोकस कर सके हाई मार्जिन सेगमेंट्स पे। अब इस कंपनी के केस में इस क्वार्टर में क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि जो PGCIL के ऑर्डर्स थे, जनरली PGCIL बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है ना। जितने भी सब स्टेशन हैं इंडिया में वो सभी PGCIL ही बनाता है। तो इनके जो PGCIL के ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, इसलिए जो हाई मार्जिन ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो इनके एबिटा मार्जिन थे, सिंस वो एक लो मार्जिन वाला ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसी कारण एबिटा मार्जिन पे उसमें भी इम्पैक्ट आ गया। इसके अलावा अभी आप देखेंगे जनरली इस सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर बनना है। आप अपने आसपास देखेंगे अगर ट्रांसफार्मर्स ट्रांसफार्मर्स के कोर में अंदर होता क्या है,
जनरली कॉपर्स की कॉइल्स होती है, इसको ये लोग टच कॉइल्स कहते हैं, ठीक है। तो टच कॉइल्स का इंडिया में कॉपर से बनता है, तो ये लोग क्या करते थे, उतनी अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ, अभी कस्टम ड्यूटी ने कुछ आपके BIS के नॉर्म्स लगा दिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड्स ने। तो उसके कारण कस्टम वालों ने इनके कुछ जो इम्पोर्ट है उसको आने में डिले कर दिया, तो उसमें इन लोगों को कुछ समझाना पड़ गया, तो उसके कारण कुछ प्रोजेक्ट्स वहां से भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो ये कुछ कारण थे, है ना। और इसके अलावा ये चीज है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब आप मानिए कि आपका जो प्लांट है, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो प्लांट ओवरऑल आपका कम कैपेसिटी पे चलेगा। तो इस साल की जो कैपेसिटी है ना, लगभग 70% पे चल रही थी, वो घट के अराउंड 68-67% पे हो गई है। जब आपकी ओवरऑल जिस कैपेसिटी पे आप रन करते हो वही कम हो जाएगा, तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज है ऑन द टोटल रेवेन्यू, सिंस इनका टॉप लाइन जो है इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ ही नहीं है, नॉट यहाँ ना, तो उसके कारण जो फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज है वो बढ़ गया, तो इसलिए आपको EBITDA मार्जिन अगेन सप्रेस होते हुए दिखते हैं। तो ये मैंने 4-5 कारण बोले, ठीक है। अभी जो कंसर्न मार्केट में है, ये सारी चीजें तो हैं। इसके अलावा जो अभी कंसर्न आया है वो इनका वर्ल्ड बैंक वाला है। वर्ल्ड बैंक वाला केस क्या है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने इनको डीबार कर दिया है। नाइजीरिया में कुछ इनका ऑर्डर था, तो अभी आप देखेंगे तो उसमें हुआ क्या है, बेसिकली इन्होंने 2022 या 20 के बीच में एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, और उसका 80-90% पैसा इनको ऑलरेडी पहले मिल चुका था, और कुछ लगभग 10% जो पैसा है वो FY25 में मिला है। तो आर्ग्यूमेंट है कंपनी का कि भाई जब आपको इतना लंबा पीरियड था तो वहां पे आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला, अगर आपको कुछ ऑन द ग्राउंड इश्यूज दिख रहे थे। तो कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेके, और जो कुछ मनी का जो आया है ना उस ऑर्डर का पैसा, वो FY25 में भी आया है, तो वो तो कुछ महीने पहले ही है, और वहां पे भी ये वाला इस तरह का कुछ आर्ग्यूमेंट आया नहीं था। सो जो कंपनी है वो अपने आपके वर्ल्ड बैंक से टेकअप करके जा रहा है, टेकअप कर रहा है उस चीज को। एंड अनदर थिंग, जो जितनी भी इनकी इंक्वायरीज होती है, लगभग 18,000 करोड़ की इंक्वायरी होती है, लगभग मैं आपको बताता हूँ, 18,000 करोड़ से ऊपर की इंक्वायरी चल रही है इनकी, और जो इनका ऑर्डर बुक है, इन दोनों जगहों में, इंक्वायरी में भी और एट द सेम टाइम जो इनका ऑर्डर बुक है, दोनों में ही आपका खास करके एक तो एक्सपोर्ट सेगमेंट है कुछ, एक तो मानिए पहले जो कंपनी है, सिंस इंडिया में ही इतना ज्यादा टेलविंड्स है, पूरा रिन्यूएबल सेक्टर से डिमांड चल रहा है आपका, तो लगभग 85 से 90% जो है वो आपका इंडियन मार्केट से ही होता है, बोथ आपका जो ऑर्डर बुक है वो भी, और जो आपका ये क्या कहते हैं इंक्वायरी है वो भी। अब जो मान लीजिए कुछ जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो बचा, जनरली जो प्रोजेक्ट्स इनके जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, ये इनके अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। अब कंपनी कहता है कि इनमें से कोई भी वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि आपकी चाइनीज बेस्ड है ना, इन सभी कंपनी से कोई से भी फंडिंग नहीं है, तो वहां से भी कोई इशू नहीं है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको PPT से ले चलता हूँ, फिर मैं आपको और पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। सो ये कंपनी है अपना, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो ये इनका बेसिकली ये लोग अपने नंबर्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो B2B मॉडल्स पे काम करता है। अभी आपको मैं सीधे मार्जिन दिखाता हूँ। सो आप ये देखिए यहाँ पे, सिंस इनका ईयर ऑन ईयर आपकी रेवेन्यूज फ्लैट रहा है, मार्जिन में ड्रॉप है, साथ में एक और मार्जिन में ड्रॉप होने का कारण है कुछ ESOP एक्सपेंसेस होते हैं वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसी के कारण जब आप इनका पैट मार्जिन देखोगे उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है। तो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को यही इसी कारण से आया है। तो इसके जो मैंने आपको 4 से 5 कारण बताए, जो भी है इनके, सी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया, RM प्राइसेस के इशूज थे, तो ये सारी चीजों के कारण हुआ है। और अलॉन्ग विद दैट आपके जो ये वाला है ना, ये आपका वर्ल्ड बैंक वाला इशू है वो तो है ही। तो ये बेसिकली इस कंपनी के बारे में, बाकी तो ये लोग अपने फाइनेंशियल्स को दिखा रहे हैं। अब अब अगर हम लोग इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को देखें, तो ये सब चीजें तो हमने इंडस्ट्री कंपनी के बारे में देख ली। अब अगर ये लोग आउटलुक के बारे में देखेंगे ना, तो ये लोग कहते हैं जो भी इनके सब्सिडरीज है, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें से इनका एक प्लांट है वो, उसमें कुछ डिले है ना, तो उसके कारण भी कुछ इनका लगभग 20 से 25% रेवेन्यू, मतलब ऑर्डर बुक में जो देखेंगे ना, वो भी आना कम हो गया है। तो वो अभी बोल रहे हैं एक क्वार्टर का डिले है, तो वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा ये लोग अपनी अभी कैपेसिटी का एक्सपांशन भी कर रहे हैं। मोरैया फैसिलिटी जो है इनकी, उसका अगर आप देखोगे तो उनका जो केपेक्स है, वो अभी वो कब आएगा, वो Q3 ऑफ FY26 में आने वाला है इनका, है ना। और बाकी एक कुछ फैसिलिटी नेक्स्ट ईयर में आएगी, Q1 ऑफ FY27 में इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो हो रहा है, इसमें ये लोग CRGO फैसिलिटी होती है, फिर उसके अलावा ये लोग बुशिंग्स बनाएंगे, है ना। बुशिंग्स क्या होती है, वो आपके ऊपर में इंसुलेशन करने के लिए होता है ट्रांसफॉर्मर्स के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो मैंने CTC बोला, जो मैंने कॉपर के टच कॉइल्स बोले ना, वो भी ये लोग अभी अपने प्लांट में ही बनाएगा। उसका लगभग 1500 कुछ टन के ये लोग बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब भी September 26 में आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी डायरेक्शनली सही चल रही है, और ये बहुत सारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ काम भी कर रहे हैं। और इन सभी चीजों से क्या होगा, इनके जो मार्जिन है ओवरऑल लगभग 2 से 3% वहां से भी बढ़ेंगे, 2 से 2.5% एक्चुअली। तो वो चीजें, और जो मैंने आपको बताया सिंस अभी इनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो जनरली इनकी इन्वेंट्री इतनी हाई नहीं होती है। तो इस क्वार्टर में आपको दिखेगा कि इन्वेंट्री का नंबर्स भी बढ़ गया है। क्यों, अगेन वही जो आपके जो ये है ना PGCL वाले प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स जो होंगे,
वो साइट पे डिलीवर नहीं हो पाए, तो उसके कारण इनके बुक्स पे रह गया। तो वो अभी है कि इस क्वार्टर में वो सारी चीज़ें इनकी डिलीवर होगी। तो ये चीज़ है। और अब हम लोग बात करते हैं इनके गाइडेंस वगैरह के नंबर्स पे, और ये लोग ऑर्डर बुक में कैसा ट्रेंड्स दिख रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे देखेंगे, तो इसमें मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जो इनका FY 28-9 का विजन है, उस पे अगर देखोगे तो इस साल इनको लगभग 3000 से ऊपर का रेवेन्यू करना था, है ना। तो अभी एक्चुअली वहाँ पे घट गया है, तो लगभग 2500 करोड़ ये लोग करेंगे। और जो इनका एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में कम हुआ है, कंपनी कहता है कि आने वाले क्वार्टर में इसको हम रीगेन कर लेंगे अराउंड 16% के बीच में, है ना। तो वो चीज़ है। अब उसके फैक्टर्स क्या होंगे, आप इनका ये कहने का मतलब है, दो तीन पॉइंट्स देते हैं ये लोग। तो पहला, एक तो प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगेन बढ़ेगी, है ना। बढ़ने से क्या होगा, आपका अगेन फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रोल आएगा, और आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा। तो एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा, जब इनकी हाई मार्जिन जो इनकी ऑर्डर बुक है, उसमें जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो आपके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो वहां से भी इनका डेलिवेंस आएगा, तो कहते हैं उन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से इनका जो एबिटा है वापस एबिटा मार्जिन ठीक ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज है। और अगर मैं कुछ और पॉइंट्स देखूं इनका, तो ये सब चीजें ओके। और कंपनी का जो टारगेट है, अगले 18 से 24 मंथ्स में ये लोग डेब्ट फ्री होना चाहते हैं। और अगर आप इनका भी ऑर्डर बुक्स देखोगे ना, लगभग 5400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ठीक है। अब जब आप ऑर्डर बुक्स देखते हो ना, तो कंपनियां जो जनरली इस तरह की कंपनी से आपके लगभग 18 मंथ से ऊपर का ऑर्डर लेता नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर ऑर्डर लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी मान लीजिए इंडस्ट्री की टेलमेंट्स कैसी है, वो सब चीज़ें चेंज हो सकती है। आ, और दूसरा क्या होता है, अगर आपने मेरा टीडी पावर सिस्टम का वीडियो देखा है, तो उसमें भी आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जितनी भी ये तरह की बिजनेसेस हैं ये वाली, तो आपके साइकिल्स में चलता है ना। तो साइकिल्स में चलता है तो क्या होता है, आपकी जो सेक्टोरल की जो डिमांड्स है वो चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे अगर जब डिमांड कम हो गई मान लीजिए, तो वहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी है वो आइडल रह सकती है, जो कि टीडी पावर के केस में हुआ था 2011 से 12 के पीरियड में, है ना। तो उस कारण भी कंपनी उतना ओवर एम्बिशियस होकर उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लेती है। दूसरा क्या होता है, आपके मार्जिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके डायल्यूट हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों के कारण ये कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है। और ओके, और ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हो गई। और इन्वेंटरी वगैरह तो थोड़ी सी इनकी बढ़ी हुई है। तो ये सारा चीज़ हो गया इस कंपनी के बारे में। अब हम लोग दूसरी कंपनी जो है हमारी सिल्चर टेक, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिल्चर टेक का आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका नंबर्स तो आपको अच्छे दिखेंगे, बट जो इनका गाइडेंस है ना, लगभग आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने गाइडेंस दिया था लगभग 750 से 850 करोड़ के बीच में दिया था, जो कि जनरली आपका देखेंगे ईयर ऑन ईयर लगभग 25% का जंप होता है, ठीक है। सिल्चर टेक के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे, तो इनका जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है ना, वो अराउंड 300 करोड़ के आसपास है। और जो इनकी जो कैपेसिटीज चल रही है ना, जो इनका प्लांट है, आई थिंक कहाँ पे प्लांट है, गुजरात में ही प्लांट है इनका, है ना। घवसाड़ में है आई थिंक, नहीं नॉट घवसाड़। तो इनका जो प्लांट है, तो हाँ घवसाड़ में ही है। तो वहाँ पे जो प्लांट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड लास्ट ईयर के एंड में 77% था, अभी लगभग 90% पे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस प्लांट से ये लोग और ज़्यादा अपना कैपेसिटी ले नहीं सकते हैं। कितनी के प्लांट, लगभग 4500 MVA की प्लांट है ना। तो वो चीज़ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये चलता है। तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ, इन्होंने जो केपेक्स किया था अपना 2500 से 4500 पे किया था, तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है पूरा 100% ऑलरेडी रीच कर गया था। तो उससे क्या है कि सिंस कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा कि भाई आपके सेक्टर में तो बहुत सारे डिमांड्स है, तो क्या देयर इज अ केस ऑफ, क्या आपने कैपेसिटी को डिले कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टिफायर, उसका भी जो मरैया वाला फैसिलिटी है, उससे भी उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर आप इसी कंपनी को देखोगे, सिल्चर टेक को, तो आप है ना इस चीज़ को दो तीन तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक तो क्या है, अगेन आप इसको टीडी पावर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो कि कभी-कभी कंपनीज जो है ना वो इतनी एम्बिशियस होना नहीं चाहती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ केस कि वो जो इनकी कैपेसिटी है, सिंस ये जनरली साइकिल्स में चलते हैं ना ये वाले बिजनेस, ट्रांसफार्मर सेक्टर जो हो गया, इनका जो है कि पूरा अभी का जो पूरा टेलविंड से आपका पूरा रिन्यूएबल से आ रहा है, और जो एक्सपोर्ट मार्केट में है, यूएस में आपका डेटा सेंटर्स एआई वाले जो थीम चल रही है, उन चीज़ों से टेलविंड है। जब वो सेक्टर पीक आउट हो जाएगा, तो इनका जो ऑर्डर बुक आना है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए कंपनियां क्या करती है, उतनी एम्बिशियस होती नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो आपकी सिल्चर टेक है, आप उसमें देखेंगे ना, जो उनका नया प्लांट बन रहा है, अभी इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी 4500 से आई थिंक 7500 पे लेके जाएंगे वो लोग, है ना। कितने, हाँ सॉरी 6500 पे लेके जाएंगे। तो वो उनका अप्रैल 27 में आएगा, ठीक है। और उसके लिए आई थिंक 40-50 करोड़ का इनको कैपेक्स लगना है, जो कि पूरा इनका इंटरनल एक्रोल से होगा। तो अगेन वो लोग डेप्थ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पीरियड है अभी का, FY 26 से लेके FY 27 का, क्योंकि प्लान तो अप्रैल 27 में आएगा, उसका यूसेज आपको FY 28 में मिलेगा, तो वो तो बहुत लंबा पीरियड है। तो अगर FY 27 देखोगे और अभी से लेके FY 27 का जो पीरियड है, ये एक तरह से कंसोलिडेशन का पीरियड है ना। यहाँ पे पूरा ये लोग सेक्टर में ट्रेंड्स देखेंगे, नए प्लांट के लिए अपने बेसिकली क्लाइंट्स होंगे उसको ऑन बोर्ड करेंगे। बट इससे आपको एक चीज़ ये दिखेगा कि जो FY 27 है ना,
वहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर पाएंगे अपनी, सिंस इनकी तो नई कैपेसिटी है नहीं, पुरानी कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी 90% पे चल रही है, तो इस साल के एंड में लगभग 750 करोड़ ये लोग करेंगे और नेक्स्ट ईयर में आपका लगभग 850 करोड़ करेंगे। अब कंपनी कहता है कि हम लगभग 10 से 20% FY27 में ग्रो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू FY26, बट अगर आप सिर्फ 750 से 850 निकालोगे ना तो आपका 10 से 15% के बीच में ही आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहला सिल्चर टेक जो मान लीजिए आपकी 40-50% पे ग्रो कर रहा था, क्योंकि सेक्टर में इतने ज़्यादा टेलविंड्स थे और उनकी कैपेसिटी भी थी, तो उसको रैंप अप करके अपना दे पा रहे थे, है ना। बट FY27 में वो वाला आपको ट्रेंड दिखेगा नहीं। अगेन आपको देखना है सेक्टर में टेलविंड्स कैसे हैं, तो आपको ये ऐसे देखिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि FY28 में मतलब जब इनकी कैपेसिटी आ जाएगी वहाँ पे एक साल में ही वो लोग लगभग उसको 70-80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड साइड से इशू नहीं है, और जब उस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे ना तो FY27 से लेकर 28 में अगर आप देखोगे तो लगभग उसी एक कैपेसिटी से लगभग इनको 1000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू आ जाएगा। तो आपको 27 से 28 में काफी सिग्निफिकेंट जंप दिखेगा, 40-50% रेवेन्यू जंप दिखेगा, बट FY27 में वो चीज आपको नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको कंपनी को देखना है। और बाकी अगर आप सिल्चर टेक को देखोगे ना तो जो टैरिफ वाले इशूज है, सिंस उनका लगभग 50% आपका यूएस से आता है ना, यूएस और बाकी एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है, तो उसमें आप देखेंगे तो कंपनियां जो हैं कहती है कि सिंस ट्रांसफॉर्मर कंपनीज में मैंने आपको बोला कि एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो कंपनीज है वो आपको इनको हाई मतलब वो जो कंपनी है मतलब यूएस की कंपनीज है वो इनको कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स के पैसे जो हैं पे करने को तैयार होती है, क्योंकि टैरिफ्स आर ऑलवेज पेड बाय द कंज्यूमर ना, तो उस तरह से तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है इनको, है ना। तो ये सारी चीज मैंने कह दी। अब अगर मैं आपको दोनों कंपनीज के बारे में कुछ और आइडियाज हो ना, तो देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनी में कोई ना कोई इशू चल रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का ऑफ कोर्स उन्होंने कमेंट्री में अपने बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई किया है चीज़ों को, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे स्टिल कि जो ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी होती है ना। अभी जैसे देखेंगे उनका एक तो वर्ल्ड बैंक वाला इशू हो गया, तो जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले उससे वो लोग एकदम साफ सुथरे निकल के आए, है ना। ऑल्दो कंपनी कहती है कि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हम अपने रिजल्ट्स वगैरह को विद इन अ वीक दे देते हैं आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर वगैरह जो खत्म होता है। तो वो चीज़ तो है, और ऐसा चीज़ इनके साथ पहले भी हुआ है। जनरली कोई भी सेक्टर आप देखेंगे ना जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट पे रहता है तो वहाँ पे इस तरह के बीच बीच में हिकअप्स आते ही रहते हैं। तो ऐसा पहले भी आया है, तो कंपनी कहता है उस चीज़ से हम निकल जाएंगे ईजिली। और क्योंकि सारे जो रेवेन्यू रियलाइज हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक लार्ज चंक आपका पहले ही हो गया है, तो वहाँ से भी इशू नहीं है। तो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अभी आप देखेंगे कि बट इन सभी चीज़ों से आपकी अनसर्टेनिटी आ जाती है बिजनेस के बीच में। तो अभी क्या है, जब तक वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं होती है तो बिजनेस के आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, हैविंग चाहे कितना भी आपको टेलविंड्स मिल जाए सेक्टर के अंदर, है ना। इसके अलावा जो इनके शॉर्ट टर्म वाले इशूज हैं, जो आपके बारिश वगैरह है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस वाला इशू है, एक क्वार्टर केपेक्स में डिले हुआ है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके उनके क्वेश्चन में। फिर इसके अलावा जो इनका FY28 का टारगेट है ना, वो तो इन्होंने अभी तक उतना ही रखा है जो $1 बिलियन का है, बट उसके लिए भी जो इनका FY26 है वहां पे तो आपका एग्जीक्यूशन कम हो जाएगा ना। चलो ठीक है, मान लिया FY27 में आप उसको रैंप अप कर लोगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो हमें आगे जाके इनके मार्जिन प्रोफाइल को ठीक होता हुआ देखना है ना। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको ठीक होता हुआ देखना है, इस साल में ये लोग 2500 जो कर रहे हैं उसको देखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं बिजनेस में। तो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, इंडस्ट्री वाइज कोई इशू नहीं है ना। सेक्टर में टेलविंड्स तो है ही, तभी तो कंपनियां इतना बड़ा बड़ा केपेक्स कर रही है ना, और इनके ऑर्डर बुक्स आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। तो जैसे इस साल के एंड में भी जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर है वो कहता है हम अराउंड 8000 पे अपना ऑर्डर बुक क्लोज करेंगे। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 6 या 7 हजार के आसपास बोला था। और उसके अलावा भी देखेंगे तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके हाई मार्जिन वाले ऑर्डर्स हैं। सिमिलरली अगर आप सिल्चर टेक को देखोगे ना तो आप ऐसे देखिए, इनका जो पुराना कैपेसिटी था 4500 का, जो ओवरऑल नेट कैपेसिटी आया था उसका रैंप अप कितना फास्ट हो गया, और पिछले क्वार्टर तक ही वो पूरा 100% तक पहुंच गया था, है ना। अब उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो अभी भी तभी तो पूछा जाता है ना आपके सिल्चर टेक से कि भाई आप लोगों ने अपने केपेक्स में डिले तो नहीं कर दिया लाने में, कहीं आप लोग वो डिमांड को मतलब मीट नहीं कर पाओगे, ऐसा ऐसा तो केस नहीं है। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ देखेंगे, जैसे सिल्चर टेक कहता है कि आपका FY जो इनका अप्रैल 27 में आएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही लगभग 70-80% कैपेसिटी यूज कर लेंगे। तो अगेन आपको वहां से भी दिखता है कि सेक्टर में टेलविंड्स तो है ही। तो सेक्टर वाइज कोई इशू नहीं है, बट मुझे दोनों कंपनी के केस में कुछ ना कुछ इशूज लग रहा है। फर्स्ट के केस में तो बहुत सारे इशू दिखे आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टिफायर्स में, ऑल्दो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, बट जो क्वेश्चन मार्क्स है वो आपको सॉल्व करना है। और जो सिल्चर टेक है वो अभी के लिए ऑल्दो कुछ इश्यूज नहीं है वहाँ पे कैपेसिटी डिले वाला इशू है। तो इस तरह से आपको दोनों बिजनेस को देखना है।
तो दिस इज हाउ आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। सो ये था दोनों बिजनेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।